Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Okay, so 23 participants have joined. More are yet to come. और लोग आ रहे हैं क्या? Yes, ma'am. Ma'am, 35 थे ma'am. Next class में. Previous class में. Can we start now? कितने participants ने join कर लिया? 31. Okay, 31 have joined. ठीक है. तो we will start. आज हम ए सेप्सिस पढ़ेंगे. ए सेप्सिस रह गया है इस यूनिट में. ए सेप्सिस क्या होता है? व्हाट इज ए सेप्सिस? Asepsis is the state of being free from disease causing contaminants such as bacteria, viruses, fungi and parasite or preventing contact with microorganisms. तो asepsis क्या है? asepsis एक state है और उस state में जो disease causing contaminants है उनसे free रहना, that is asepsis. मतलब कि बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गया, पैरासाइट हो गया और उनके जो स्पोर्स होते हैं वो सारी चीज़ों से फ्री होना, दैट इज द स्टेट ऑफ बीइंग एसेप्सिस. समझ में आया एसेप्सिस क्या होता है? एसेप्सिस का मतलब है कि इट इज अ स्टेट वेयर एनीथिंग इज फ्री फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग कंटामिनेंट्स. स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? स्टेरिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनको स्टेराइल करते हैं. ठीक है. और एसेप्सिस क्या है? एसेप्सिस में हम ये ध्यान देते हैं कि जितने भी इक्विपमेंट स्टेराइल हुए हैं उन्हें स्टेराइल ही रहना, वो ताकि कंटामिनेट ना हो. जैसे ओटी में जब हम काम कर रहे हैं तो ओटी में जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उन्हें स्टेराइल ही रखना और ताकि वो कंटामिनेट ना हो फ्रॉम बैक्टीरिया, वायरसेस या पैरासाइट्स. सो दैट इज एसेप्सिस. समझ में आ रहा है आपको डिफरेंस? एसेप्सिस में हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि जो चीज़ बैक्टीरिया और वायरसेस से फ्री है वो हमेशा ही फ्री रहे, कंटामिनेट ना हो. ठीक है. और स्टेरिलाइजेशन में जो चीज़ गंदी हो जाती है, कंटामिनेट हो जाती है, उसको हम स्टेरिलाइज करते हैं. और एसेप्सिस में हम ये ध्यान देते हैं कि जो हमने स्टेरिलाइज कर दिया है वो अभी वापस से कंटामिनेट ना हो. समझ में आ रही है बात? Yes, ma'am. Yes. Okay. The term asepsis often refers to those practices used to promote or induce asepsis in an operative field in surgery or medicine to prevent infection. तो हम ये asepsis में क्या करते हैं? वो सारी practices अपनाते हैं जिससे सर्जरी के दौरान जो इक्विपमेंट्स हैं या जो चीज़ें हैं वो कंटामिनेट ना हो. और मेडिसिन वार्ड में भी हम एसेप्सिस अपनाते हैं ताकि इन्फेक्शन को प्रिवेंट होने से रोक सके.
दो तरीके के एसेप्सिस होते हैं, मेडिकल एसेप्सिस एंड सर्जिकल एसेप्सिस. So any practices that helps reduce the number and spread of microorganisms. तो मेडिकल एसेप्सिस में हम क्या करते हैं, ये यूजुअली हम मेडिकल वार्ड वगैरह में, हॉस्पिटल में ज़्यादातर जगहों पर हम मेडिकल एसेप्सिस अपनाते हैं. और मेडिकल एसेप्सिस में हम ये देखते हैं कि इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो और जो नंबर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो कम ही रहे, बढ़े ना. ठीक है, हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि हॉस्पिटल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़रा भी ना रहे, क्योंकि हॉस्पिटल ऐसी जगह है जहाँ पे मल्टीपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. पर मेडिकल एसेप्सिस की मदद से हम क्या करते हैं, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और ये स्प्रेड ना हो एक दूसरे में, इस चीज़ का ध्यान रखते हैं विद द हेल्प ऑफ मेडिकल एसेप्सिस. सर्जिकल एसेप्सिस में हम क्या करते हैं, द कंप्लीट रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दे पोर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो सर्जिकल एसेप्सिस का हम इस्तेमाल तब करते हैं या तो हम सर्जिकल प्रोसीजर्स कर रहे हैं या फिर ओटी वगैरह में हम सर्जिकल एसेप्सिस का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, और इस जगह पर हम किस चीज़ का ध्यान देते हैं कि जो भी चीज़ें हैं या इक्विपमेंट्स हैं, इट शुड बी कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर स्पोर्स. स्पोर्स क्या होता है मैम? जहाँ से वो एंटर करते हैं. नहीं 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 मैम जो छेद होते हैं मैम. मैम बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. बैक्टीरिया. मैम क्या होता है? मैम जो अनफेवरेबल कंडीशन में वो रहते हैं मैम सब. एक एक करके कौन बोल रहा था, किस लड़के की आवाज़ थी? दीपक जोशी. हाँ बोलो जी दीपक. मैम इनएक्टिव स्टेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है मैम वो. वेरी पर वो कभी भी एक्टिवेट मैम, कभी भी मैम वो हो जाता है, जनरेट हाँ, हो सकता है. वेरी गुड वेरी गुड. तो स्पोर्स क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती, फेवरेबल कंडीशंस चाहिए होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने के लिए. हमें भी फेवरेबल कंडीशन चाहिए, मतलब हमें भी प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, प्रॉपर पीएच चाहिए सरवाइव करने के लिए. अगर वो सब प्रॉपर नहीं होगा तो हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे. उसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जब ये सारी चीज़ें नहीं मिलती है तो वो इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं. वो मरते नहीं हैं पूरी तरीके से, पर वो इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं. उस इनएक्टिव स्टेट को हम बोलते हैं स्पोर्स. और फिर बाद में जब ये सारी चीज़ें मिलने लगती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो वापस से वो एक्टिव स्टेट में आ जाते हैं और डिजीज़ कॉज करने लगते हैं. समझ में आया स्पोर्स क्या होता है? यस समझ मैम. में आया सबको? ओके. यस मैम. मेडिकल एसेप्सिस में हम क्या करते हैं, रिड्यूसेस द नंबर ऑफ पैथोजेंस. तो पैथोजेंस मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नंबर को कम करने की कोशिश करते हैं, रिफर्ड टू एज क्लीन टेक्निक. और इसमें हम क्लीन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं. अब बहुत सारे प्रोसीजर्स आपने चैप्टर 10 में बहुत सारे प्रोसीजर्स पढ़ लिए और उनमें से कुछ प्रोसीजर्स आपने देखा जो एस्टेराइल हैं, जिसमें हम एसेप्टिक टेक्निक का इस्तेमाल, जो स्टेराइल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिन प्रोसीजर्स में, और जिसमें हम एसेप्टिक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं. बहुत सारे प्रोसीजर्स ऐसे हैं यूनिट 10 में, और बहुत सारे प्रोसीजर्स ऐसे हैं जिनमें हम क्लीन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं. आप बता सकते हो कौन कौन से प्रोसीजर्स है जिसमें हम स्टेराइल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से प्रोसीजर्स ऐसे जिसमें हम क्लीन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं? आपने यूनिट 10 तो पढ़ लिया पूरा. देखो, मेडिकेशंस, जब हम मेडिकेशंस दे रहे हैं पेशेंट को, उस वक्त जो हम टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लीन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं. आपको सर्जिकल ग्लव्स पहनने की ज़रूरत नहीं है जब आप मेडिकेशन दे रहे हो. तो आप सिर्फ जो नॉर्मल क्लीन ग्लव्स होते हैं वो पहनकर भी मेडिकेशन दे सकते हो. सर्जिकल ग्लव्स अलग होते हैं और क्लीन ग्लव्स अलग होते हैं.
ये बात का ध्यान रखना। सर्जिकल ग्लव्स को पहनने का तरीका अलग होता है। क्लीन ग्लव्स आप कैसे भी पहन सकते हैं, पर सर्जिकल ग्लव्स को पहनने का तरीका अलग होता है। ठीक है, तो जब आप मेडिकेशन दे रहे हो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ क्लीन टेक्निक, क्योंकि तब आप क्लीन ग्लव्स का इस्तेमाल करोगे। एनीमा जब आप दे रहे हो तो वो भी एक क्लीन टेक्निक है, उसमें भी आप क्लीन ग्लव्स का ही इस्तेमाल कर रहे हो। फीडिंग जब आप कर रहे हो, राइस ट्यूब फीडिंग वगैरह, तो वो भी एक क्लीन टेक्निक है, उसमें भी आप क्लीन ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको अपने हाथ धोना है और क्लीन टेक्निक का इस्तेमाल करना है। ठीक है, लेकिन कुछ प्रोसीजर्स जो है स्टेराइल होते हैं, जो एलिमिनेट करते हैं ऑल पैथोजेंस को। स्टेराइल प्रोसीजर्स में आपको ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि इसमें आपकी थोड़ी सी भी गलती अगर हुई तो जो इक्विपमेंट्स हैं वो कंटामिनेट हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टेराइल टेक्निक कौन कौन सी होती है? स्टेराइल टेक्निक में आती है ड्रेसिंग। जो हम ड्रेसिंग करते हैं पेशेंट का सर्जरी के बाद, वो स्टेराइल टेक्निक में आता है। उस वक्त हम सर्जिकल ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं। जो ड्रेसिंग होती है उसको हम हाथ से नहीं पकड़ सकते, उसके लिए हम चीटल फोर्सेप का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो जो ड्रेसिंग होती है वो ऑटोक्लेव्ड होती है। वो ड्रम में रखकर हम ऑटोक्लेव करते हैं, तब जाकर वो स्टेराइल होती है, और उसको हम अपने बेयर हैंड से नहीं पकड़ सकते। बेयर हैंड से पकड़ेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। क्लीन ग्लव से भी नहीं पकड़ सकते हम उसे हम चीटल फोर्सेप से पकड़ते हैं। ठीक है, कैथेटराइजेशन ऐसा प्रोसीजर है जो कि स्टेराइल प्रोसीजर है। इसको हम क्लीन प्रोसीजर नहीं कर सकते, क्योंकि वी आर इंसर्टिंग द कैथेटर इनसाइड द यूरिनरी ट्रैक। तो अगर हम इसको सही से नहीं करेंगे तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है पेशेंट को, तो इसलिए कैथेटराइजेशन इज़ अ स्टेराइल टेक्निक। और दूसरे सर्जिकल प्रोसीजर्स जो ओटी में होते हैं, ये सारे जो हैं स्टेराइल टेक्निक अपनाते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिसमें हम स्टेराइल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, क्लीन टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करते। समझ में आ रही है आप लोग को बात? देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन क्लीन टेक्निक एंड स्टेराइल टेक्निक। क्लीन टेक्निक में सिर्फ हम नंबर ऑफ पैथोजेंस को कम करते हैं, पर स्टेराइल टेक्निक में हम सारे पैथोजेंस को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, नाउ वेन एवर यू आर स्टडिंग यूनिट 10, तो एक बार आप उसमें देखना ये क्लीन प्रोसीजर है, क्लीन टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है इसमें कि स्टेराइल टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यस मैम। सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शियस ऑर्गेनाइज्म, ये तो मैं आपको पहले भी बढ़ा चुकी थी कि दो तरीके के इन्फेक्शियस ऑर्गेनाइज्म होते हैं। एक्सोजीनियस मतलब जो बाहर से अंदर बॉडी में जाते हैं, और एंडोजीनियस जो हमारे बॉडी के अंदर ही होते हैं। कुछ हमारी बॉडी के अंदर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, लेकिन अगर उनकी प्लेस चेंज हो जाए या नंबर बढ़ जाए तो तब वो डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको ई कोलाई का एग्जाम्पल दिया था। ई कोलाई नॉर्मली इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर ये ई कोलाई यूरिनरी ट्रैक में चला जाए देन इट कैन कॉज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। चेन ऑफ इन्फेक्शन मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। हाउ टू ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। Surgical asepsis involves proper preparation of facilities and environment। तो सर्जिकल asepsis में क्या क्या चीज़ें आती हैं? सर्जिकल asepsis में आती हैं, ये चीज़ें आती हैं कि हम environment को कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, जो हमारे पास आसपास जो इक्विपमेंट है उसको कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। सर्जिकल साइट, जो पेशेंट की जहाँ सर्जरी होने वाली है उसको भी प्रिपेयर करना। ठीक है, ताकि बैक्टीरिया या वायरसेस जो भी हमारे स्किन पे मौजूद है वो अंदर ना जाएं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो अंदर बॉडी के अंदर ना जाएं। तो सर्जिकल साइट को प्रिपेयर करना। देन सर्जिकल टीम,
सर्जिकल टीम भी प्रिपेयर होती है सर्जरी से पहले, वो भी सारे स्टेराइल टेक्निक का इस्तेमाल करती है, मतलब कि स्टेराइल गाउन पहनती है, स्टेराइल ग्लव्स का इस्तेमाल करती है और स्टेराइल गॉगल्स वगैरह का इस्तेमाल करती हैं अगर ज़रूरत है सर्जरी के वक्त। तो देन सर्जिकल इक्विपमेंट जितने भी सर्जिकल इक्विपमेंट होते हैं, चाहे वो ब्लेड होने दो या सीजर होने दो या छोटी टॉवल क्लिप क्यों ना होने दो, क्योंकि सर्जरी के वक्त जब हम पेशेंट को कवर करते हैं तो ड्रॉ शीट से हम क्लिप लगाते हैं, तो वो छोटी टॉवल क्लिप क्यों ना होने दो, एवरीथिंग इज स्टेराइल, उन सबको हम ऑटोक्लेव करते हैं। Surgical asepsis, interrupting at the level of causative organism and reservoir। तो सर्जिकल एसेप्सिस हम कैसे अपनाते हैं? इंटरप्टिंग एट द लेवल ऑफ कॉजेटिव ऑर्गेनाइज्म एंड रिजर्वॉयर। तो रिजर्वॉयर क्या चीज़ होती है? व्हाट इज रिजर्वॉयर? जहाँ पे ऑर्गेनिज्म डिवाइड करते हैं, जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं एंड दे स्टार्ट डिवाइडिंग। तो उस लेवल पे हमें क्या करना चाहिए? हैंड वॉशिंग करना चाहिए, पेशेंट की स्किन को प्रिपेयर करना चाहिए, डिसइंफेक्ट करना चाहिए ऑब्जेक्ट्स को, स्टेरिलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड ड्रेप्स, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितने भी ड्रेप्स हैं, ड्रेप्स मतलब ड्रॉ शीट्स हैं, उन सब को स्टेराइल करना। ठीक है। इंटरप्टिंग एट द लेवल ऑफ पोर्टल ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। तो पोर्टल ऑफ एग्जिट और पोर्टल ऑफ एंट्री के टाइम पर इंटरप्ट करना, जैसे कि प्रॉपर अटायर पहनना। पोर्टल ऑफ एंट्री और पोर्टल ऑफ एग्जिट मतलब कि हमारे बॉडी में एंटर हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द पेशेंट। अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस पेशेंट है, उसको कोई ब्लड की बीमारी है, ब्लड में इन्फेक्शन है, तो तब हमारी बॉडी में एंटर हो सकते हैं अगर सर्जरी के दौरान ब्लड जो है हमारे ऊपर आके स्प्लैश होके गिरे। तो तब पोर्टल ऑफ एंट्री को हम कैसे रोक सकते हैं? कि ग्लव्स पहन के, गाउन पहन के, फेस शील्ड का इस्तेमाल करके, गॉगल्स का इस्तेमाल करके पोर्टल ऑफ एंट्री को रोक सकते हैं। और पोर्टल ऑफ एग्जिट को भी हम ऐसे ही रोक सकते हैं कि ड्रॉ शीट्स वगैरह का इस्तेमाल करके हम पोर्टल ऑफ एग्जिट को रोक सकते हैं, और सर्जिकल साइट को अच्छे से प्रिपेयर करके। सी दीज आर सर्जिकल ग्लव्स, ये सर्जिकल गाउन है। सर्जिकल ग्लव्स अलग आते हैं, मास्क, हेड कैप, शू कवर। ड्यूरिंग द प्रोसीजर, तो प्रोसीजर के वक्त क्या क्या करना है? द फॉलोइंग प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन बाय द स्क्रब प्रैक्टिशनर। स्क्रब प्रैक्टिशनर मतलब जो बंदा स्क्रब करता है मतलब जो बंदा सर्जरी के लिए तैयार हो रहा है, जो हैंड वॉशिंग कर रहा है, गाउन वगैरह पहन रहा है, सर्जिकल हैंड वॉशिंग, सर्जिकल गाउन जो पहन रहा है, सर्जिकल ग्लव्स जो पहन रहा है, दैट इज द स्क्रब प्रैक्टिशनर हु इज गोइंग टू डू द सर्जरी, द वन हु इज गोइंग टू परफॉर्म द सर्जरी। और स्क्रब नर्स वो होती है जो डॉक्टर को असिस्ट करती है एट द टाइम ऑफ सर्जरी। ठीक है। और सर्कुलेटरी नर्स वो होती है जो ऑपरेशन थिएटर्स में प्रेजेंट होती है, और जिन्हें हम ये कहते हैं कि आप जाके जो कोई भी इक्विपमेंट को टच नहीं करते, लेकिन हम उन्हें ये बोलते हैं, उन्हें हम एक जगह से दूसरी जगह पे फिरा सकते हैं कि आप ये ले आइए या वो ले आइए, क्योंकि जब हम सर्जिकल गाउन या सर्जिकल ग्लव्स पहने हुए होते हैं तो हम किसी दूसरी चीज़ को टच नहीं कर सकते। तो उस वक्त हम किसे बोल सकते हैं? सर्कुलेटरी नर्स को बोल सकते हैं।
स्क्रब नर्स वो है जिसने सर्जिकल गाउन, सर्जिकल ग्लव्स पहन लिया, जो डॉक्टर को असिस्ट कर रही है, सर्जन को असिस्ट कर रही है। The sterile field should be constantly observed and not left unattended at any time. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो स्टेराइल फील्ड है, जो स्टेराइल फील्ड जहाँ पे हमारा स्टेराइल इक्विपमेंट रखा है, उसको हमें लगातार देखना है। अगर हम उसको अनअटेंडेड छोड़ दें तो हो सकता है कि वो अनस्टेराइल हो जाए। सपोज हमने अपनी पीठ कर ली स्टेराइल फील्ड की तरफ और हम अपना काम करने लगे, अब पीछे से क्या होता है हमें थोड़ी ना पता चलेगा। हो सकता है पीछे से कुछ ऊपर से गिर जाए, उसके ऊपर जो भी हमारे इक्विपमेंट है उनके ऊपर गिर जाए, पानी गिर जाए। अगर पानी भी गिरता है तब भी वो अनस्टेराइल हो जाएंगे। ठीक है, तो वी शुड नेवर लीव द स्टेराइल फील्ड अनअटेंडेड। कन्वर्सेशन शुड बी केप्ट टू अ मिनिमम इन द सर्जिकल एरिया। तो सर्जिकल एरिया में ज़्यादा बातें नहीं की जाती, इट शुड बी केप्ट मिनिमम। और अगर हम बातें करते भी हैं तो वी आर वियरिंग द मास्क। मास्क क्योंकि ड्रॉपलेट्स से भी इन्फेक्शन होता है, तो हम अच्छे से अगर हमने कवर कर रखा है तो वी कैन talk but not much. The number of personals in the theatre and around the surgical field should be limited. So this is very important. हम ज़्यादा लोगों को सर्जरी में अलाउ नहीं कर सकते। जितने ज़्यादा भीड़ होगी उतना ज़्यादा इन्फेक्शन होने का चांसेस होगा। पेशेंट क्योंकि खुला हुआ है, उसकी बॉडी पूरी खुली हुई है, तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा पेशेंट को चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने के। तो नंबर ऑफ पर्सनल्स in the theatre, operation theatre should be limited. Movement around the sterile field including the opening and closing of doors should be kept to the minimum. तो जितना ज़्यादा हम मूवमेंट करेंगे उतना ज़्यादा एयर करंट्स होंगे। अगर हम बाहर जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं बार बार, या हम स्टेराइल फील्ड के आसपास जो हैं तेज़ी से फिर रहे हैं, इधर उधर ओवर रीचिंग कर रहे हैं स्टेराइल फील्ड के, तो क्या होगा? दे विल बी मोर एयर करंट्स। और एयर में क्या होते हैं? एयर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। नॉन परफोरेटिंग डिवाइसेस should be used to secure equipments to the sterile field. The non-perforating devices should be used to secure equipment to the sterile field. Non-perforating devices का मतलब है जो devices perforate नहीं हो सकते, जैसे कि needle वगैरह, ये क्या होते हैं? ये perforate हो सकते हैं, होल कर सकते हैं। तो उन devices का इस्तेमाल करना है जो होल नहीं, जिनसे होल नहीं होता स्टेराइल फील्ड में, ताकि स्टेराइल फील्ड जो है एक जगह पे रहे। नॉन स्टेराइल इक्विपमेंट शुड बी कवर्ड विद स्टेराइल बैरियर्स बिफोर प्लेसिंग देम इन और ओवर द स्टेराइल फील्ड। तो जो नॉन स्टेराइल इक्विपमेंट्स हैं, जो इक्विपमेंट्स नॉन स्टेराइल हो चुके हैं, उन्हें हमें क्या करना है? कवर विथ स्टेराइल बैरियर्स बिफोर प्लेसिंग देम और इन ओवर द स्टेराइल फील्ड। उन्हें हमें कवर करके रखना है। अगर हम जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी ओटी टेबल है जिसमें सारे इक्विपमेंट्स रखें, ठीक है, उस इक्विपमेंट्स के पास ही हमें कोई ऐसी नॉन स्टेराइल चीज़ रखनी है, तो पहले हम उस नॉन स्टेराइल चीज़ को स्टेराइल टॉवल में या स्टेराइल ड्रॉ शीट में कवर करेंगे, उसके बाद ही हम उसको उस स्टेराइल टेबल पे रखेंगे। समझ में आ रही है बात? नॉन स्टेराइल चीज़ें ऐसी ही नहीं रखी होनी चाहिए स्टेराइल चीज़ों के साथ। हो सकता है आपकी नज़र हटे और वो उससे जाके टच हो जाए, स्टेराइल चीज़ से जाके टच हो जाए, और इससे क्या होगा कि बैक्टीरियाज जो हैं नॉन स्टेराइल इक्विपमेंट से स्टेराइल इक्विपमेंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो सर्जरी में आप जब भी हो, whenever you are there in the operation theatre, बहुत ज़्यादा आपको
केयरफुल रहना पड़ता है रिगार्डिंग स्टेराइल टेक्निक्स, एसेप्सिस, एसेप्टिक टेक्निक से आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होता है। स्क्रब स्टाफ शुड रिमेन क्लोज टू द स्टेराइल फील्ड। तो स्क्रब स्टाफ जो होता है वो स्टेराइल फील्ड के आसपास ही होना चाहिए, दूर नहीं होना चाहिए। व्हेन चेंजिंग पोजीशंस, स्क्रब स्टाफ शुड पास बैक टू बैक और फेस टू फेस। तो जब हम पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, मतलब अपनी पोजीशन को हमें किसी और से चेंज करना है, किसी स्टाफ से चेंज करना है, तो फेस टू फेस चेंज करेंगे या फिर बैक टू बैक चेंज करेंगे। ठीक है, फेस टू फेस इसलिए ताकि हम किसी और चीज़ को भी कंटामिनेट ना करें और उस इंसान को भी कंटामिनेट ना करें। हो सकता है हमारे ग्लव्स डर्टी हो रहे हैं, तो डर्टी ग्लव्स हम किसी और पे ना लगाएं। स्क्रब स्टाफ शुड अवॉइड चेंजिंग लेवल्स, दैट इज सिटिंग एंड स्टैंडिंग। तो बार बार हम ऐसा नहीं कर सकते, कभी जाके बैठ गए कहीं, फिर खड़े हो गए, फिर बैठ गए या खड़े हो गए। वी कैन नॉट डू दैट इफ़ वी आर इन स्क्रबिंग। इसलिए जितने भी आवर्स की क्या बोलते हैं सर्जरी होती है, हमें वहाँ पे खड़े रहना पड़ता है। स्पेशली सर्जन्स तो कितने आवर्स तक खड़े रहते हैं जब तक सर्जरी है। यू कैन नॉट डू कि जाके बैठ गए फिर खड़े हो गए, बिकॉज जहाँ पे हम बैठ रहे हैं वो भी स्टेराइल नहीं है। अ वाइड स्पेस शुड बी ऑब्जर्व बिटवीन स्क्रब स्टाफ एंड नॉन स्क्रब स्टाफ। तो जो नॉन स्क्रब स्टाफ है, जो सर्कुलेटरी स्टाफ है, उनसे हमें अच्छा सा वाइड स्पेस बना के रखना है, वाइड स्पेस। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके हाथ हमारे गाउन से टच हो गए, या उनके कपड़े हमारे गाउन से टच हो गए, या हमारे ग्लव्स से टच हो गए। अगर वो हमसे टच हो जाते हैं तो विल हैव टू चेंज the gown, we'll have to change the gloves. The level of the surgical field is established by the level of the surgical site. तो सर्जिकल साइट का प्रिपरेशन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर्जिकल साइट मतलब जिस जगह पे पेशेंट का कट होने जा रहा है, उस जगह को स्टेराइल करना, उस जगह को क्लीन करना। एसेप्टिक, पहले तो सोप और वाटर से क्लीन करते हैं, फिर एसेप्टिक सोल्यूशन से एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से क्लीन किया जाता है, 2-3 बार क्लीन किया जाता है। उसमें हम बीटाडीन का भी इस्तेमाल करते हैं और स्पिरिट का भी इस्तेमाल करते हैं। तो उसको क्लीन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। The following precautions must be taken by the unsterile staff. तो जो स्टाफ सर्कुलेटरी में है, अनस्क्रब्ड स्टाफ है, उनको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। अनस्टेराइल स्टाफ शुड फेस द स्टेराइल फील्ड ऑन अप्रोच। तो उन्हें जो है अंधाधुंध नहीं चलना है। जैसे हम एंटर हुए और हमने जो है ये देखा नहीं कि सामने जो है स्टेराइल टेबल रखी है और हम जाके उससे टच हो गए, उससे लग गए, उसकी ड्रॉ शीट से लग गए, वहाँ पे जो इक्विपमेंट्स रखे हैं उसको हमने टच कर लिया। नहीं, हमें ध्यान से रहना है अगर हम स्टेराइल स्टाफ है तो। अनस्टेराइल स्टाफ शुड नॉट टच और लीन ओवर द स्टेराइल फील्ड। तो जो अनस्टेराइल स्टाफ है, ही शुड नॉट टच और लीन ओवर द स्टेराइल फील्ड। जो भी स्टेराइल फील्ड है उसको हमें टच भी नहीं करना है, उस पे हमें गिरना भी नहीं है। अनस्टेराइल स्टाफ शुड नॉट वॉक बिटवीन 2 कंपोनेंट्स ऑफ द स्टेराइल फील्ड। अगर 2 टेबल रखी है, 2 स्टेराइल फील्ड हैं, कोई भी स्टेराइल फील्ड होने दो, उसके बीच में हमें नहीं चलना है। हो सकता है कि हम टच हो जाए। If extra items are required to be added to the sterile field, the packaging must be inspected to ensure that. तो अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा आइटम को ऐड करना है स्टेराइल फील्ड में, तो पैकेजिंग मस्ट बी इंस्पेक्टेड। मतलब हमें ये देखना है कि कब ये चीज़ स्टेराइल हुई थी। 7 दिन से ज़्यादा अगर हो गए हैं तो मतलब
हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। जो ओटी के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन्हें हम CSSD भेजते हैं। CSSD इज़ द सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल। वहाँ पे जाकर सारे इक्विपमेंट्स जो हैं ऑटोक्लेव होते हैं। अब ऑटोक्लेव होते वक्त होने के बाद जब वो वापस आते हैं और अगर उन पे डेट लिखी जाती है, उनकी डेट जो है 7 दिन से ज़्यादा हो गई है, तो हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें वापस से, चाहे उसका इस्तेमाल हुआ हो या ना हुआ हो, हमें उसको वापस से CSSD भेजना है। इट इज़ द रिक्वायर्ड आइटम। और जब भी हमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ को ऐड करना है तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है कि वो चीज़ रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है कि नहीं है। द पैकेज इंटीग्रिटी हैज़ बीन मेंटेन। तो जिस पैकेट में वो चीज़ थी, वो पैकेट जो है पूरी तरीके से बंद था या नहीं था। अगर वो पैकेट पूरी तरीके से बंद नहीं था तो तब भी वो चीज़ जो है अनस्टेराइल हो चुकी है, उसको हम स्टेराइल नहीं कंसिडर कर सकते। सपोज फॉर एग्जांपल सिरिंज जो है अगर अपने पैकेट में है तो मतलब वो स्टेराइल है। नीडल अगर अपने पैकेट में है तो मतलब वो स्टेराइल है। हमें पैकेट खोलकर उन्हें बस स्टेराइल फील्ड पे बिना टच किए डालना होता है, ठीक है। और सूचर्स भी अगर वो पैकेट के अंदर है तो वो स्टेराइल है। पैकेट खोल के उनको स्टेराइल फील्ड पे डालना होता है, स्टेराइल जो टेबल होती है उस पे डालना होता है बिना टच किए, बिना अंदर के सरफेस को टच किए। लेकिन अगर पैकेट खुला हुआ है या हमने अंदर के सरफेस को टच कर दिया, देन द इक्विपमेंट या देन द थिंग हैज़ बिकम अनस्टेराइल। हम उसका इस्तेमाल फिर से नहीं कर सकते या स्टेराइल फील्ड में नहीं रख सकते उसे। समझ में आ रही है बात? Is it clear? The package integrity has been maintained का मतलब समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am. हाँ। The sterilization indicator is present. अब जब हम चीज़ों को CSSD में भेजते हैं तो वहाँ पर एक टेप लगाते हैं, ठीक है। और ऑटोक्लेव होने के बाद वो टेप का कलर जो है चेंज हो जाता है। जितनी भी ट्रेज होती हैं उन सब पर एक टेप लगाया जाता है और ऑटोक्लेव के बाद उन सब का कलर जो है चेंज हो जाता है। उस टेप का कलर मतलब चेंज हो जाता है। तो वो ये चीज़ वो जो कलर चेंज है वो ये बताता है कि ये जो ट्रे है जिसमें इक्विपमेंट्स हैं सर्जरी के, ये सब स्टेराइल है। तो ये हमें देखना है कि स्टेरिलाइजेशन इंडिकेटर इज़ प्रेजेंट और नॉट, कि उसमें ये इंडिकेटर प्रेजेंट है कि नहीं है, ये चीज़ स्टेराइल है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा? वो जो टेप होता है, टेप का कलर चेंज हो जाता है ऑटोक्लेव के बाद, तो तब वार्ड में सबको पता चल सकता है कि हाँ ये ऑटोक्लेव है। और अगर वो खुला हुआ है तो तब भी हम उसको यूज़ नहीं करेंगे कि मतलब ये एक बार खुल चुका है तो मतलब ये स्टेराइल नहीं है। इट हैज़ नॉट एक्सीडेड इट्स एक्सपायरी डेट। तो ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, एक्सपायरी डेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टाइम। द पैकेजिंग इज़ नॉट वेट, सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर पैकेजिंग वेट हो जाती है तो वो अनस्टेराइल हो चुकी है। अगर उस पर पानी गिर गया है तो मतलब अनस्टेराइल हो चुकी है, क्योंकि पानी जब गिरेगा तो बाहर जो कवरिंग है, बाहर जो कवरिंग है वहाँ पे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। अब बाहर की कवरिंग से पानी के साथ साथ वो अंदर चले जाएंगे, ट्रे के अंदर चले जाएंगे और सारे इक्विपमेंट को अनस्टेराइल कर देंगे। समझ में आ रही है बात? क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है? इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सर्जिकल एसेप्सिस जो है इम्पॉर्टेंट होता है। मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। तो स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के मेथड्स तो आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे माइक्रोबायोलॉजी में। हैव यू स्टडीड द मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन? मैम अभी टॉपिक चल रहा है वो। मैंने भी नहीं पढ़ा।
अभी पढ़ा ही नहीं है आपने? नो मैम। ठीक नो मैम। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन। देखो, रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर कोर मस्ट बी कंप्लीट और द आर्टिकल इज नॉट स्टेराइल। तो पूरी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर्टिकल पे से रिमूव होने चाहिए और उनके स्पोर्स भी रिमूव होने चाहिए, तभी हम आर्टिकल को स्टेराइल कंसीडर कर सकते हैं। डिसइंफेक्शन का मतलब होता है टू रिमूव एज मेनी ऑर्गेनिजम्स एज पॉसिबल फ्रॉम द सरफेस बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स। तो फिजिकल और केमिकल मीन्स से जितनी भी ऑर्गेनिजम्स है उनको रिमूव करना, दैट इज डिसइंफेक्शन। Articles or surfaces that cannot be sterilized in or special procedures room must be disinfected. तो हर चीज़ को हम स्टेरिलाइज नहीं कर सकते। वैसे तो ओटी में हर चीज़ स्टेरिलाइज होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे आर्टिकल्स जो हैं स्टेरिलाइज नहीं हो सकते, तो उन्हें हम डिसइंफेक्ट करते हैं। डिसइंफेक्ट में हम क्या करते हैं? डिसइंफेक्ट में विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स या विद द हेल्प ऑफ फिजिकल और केमिकल मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। अब कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं ओटी में जो हम स्टेरिलाइज नहीं कर सकते? फॉर एग्जांपल एंडोस्कोप या लैप्रोस्कोप। एंडोस्कोप क्या होता है? एंडोस्कोप में कैमरा होता है, लाइट होता है, जो हम पेशेंट की बॉडी के अंदर डालते हैं और उसको हम कनेक्ट करते हैं विद द LCD टीवीज, ताकि हम देख सकें। लैप्रोस्कोप भी हम पेशेंट की बॉडी में डालते हैं। एंडोस्कोप हम मुंह से डालते हैं, लेकिन लैप्रोस्कोप हम यहाँ एब्डोमेन में होल करके कैमरा डाल के देखते हैं कि अंदर क्या प्रॉब्लम है, और फिर उसके बाद हम सर्जरी करते हैं। तो ये जितने भी इक्विपमेंट्स है, कैमरे वाले जितने भी इक्विपमेंट्स है जिसमें लाइट है, इसको हम ऑटोक्लेव नहीं कर सकते, इसको हम स्टेरिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इसको ऑटोक्लेव करेंगे तो हाई टेम्परेचर में जो कैमरा है वो फट जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा। इसको हम सिर्फ डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। हाँ, वैसे तो सारी चीज़ें ही स्टेरिलाइज होनी चाहिए, लेकिन हम हर चीज़ को स्टेरिलाइज नहीं कर सकते। जब हम ओटी में हैं तो कुछ चीज़ें जो जिन्हें हम स्टेरिलाइज नहीं कर सकते उन्हें हम डिसइंफेक्ट करते हैं। अब डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन से पहले ज़रूरी होता है क्लीनिंग करना। जितने भी इक्विपमेंट्स हैं जो यूज़ हो गए हैं सर्जरी में, उन्हें धोया जाता है। जैसे घर में आप बर्तन धोते हो ना, वैसे ही नर्सेज ओटी में सारे इंस्ट्रूमेंट्स को धोते हैं सोप एंड वाटर से। उसको हम बोलते हैं मैनुअल वॉशिंग। ब्रश से, सोप से और वाटर से हम सारे इक्विपमेंट्स को धोते हैं आफ्टर सर्जरी। ये हमारा काम है, इट इज़ आवर रोल। उसको हम बोलते हैं क्या? मैनुअल वॉशिंग। उसके बाद ट्रे में सारे इक्विपमेंट्स रख कर हम भेज देते हैं CSST। CSST क्या है? सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट। अब वहाँ पर भी पहले क्लीनिंग होती है इक्विपमेंट्स की, अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग या फिर मेडिकल वॉशर्स। जैसे डिश वॉशर्स होते हैं उसी तरह मेडिकल वॉशर्स होते हैं, उसमें इंस्ट्रूमेंट्स की क्लीनिंग होती है। ठीक है, अगर ओटी में क्लीनिंग नहीं हो रही है तो हम वहाँ पे भी क्लीनिंग करते हैं, CSSD में भी क्लीनिंग करते हैं। फिर क्लीनिंग के बाद स्टेरिलाइजेशन होता है। स्टेरिलाइजेशन में हम ऑटोक्लेव करते हैं। समझ में आई बात? वैसे स्टेरिलाइजेशन के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, ज़्यादातर हम ऑटोक्लेव का ही इस्तेमाल करते हैं हॉस्पिटल्स में। डिसइंफेक्शन में हम क्या करते हैं? लो लेवल डिसइंफेक्शन। लो लेवल डिसइंफेक्शन मतलब अलग अलग तरीके के डिसइंफेक्टेंट्स आते हैं। डिसइंफेक्टेंट्स क्या? केमिकल्स, अलग अलग केमिकल्स आते हैं। कुछ लो लेवल केमिकल्स होते हैं जो ज़्यादा
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं मार पाते, थोड़े बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार पाते हैं, जैसे कि लाइजॉल हो गया, डिटॉल हो गया, ये लो लेवल डिसइंफेक्टेंट है। कुछ होते हैं इंटरमीडिएट डिसइंफेक्टेंट जो थोड़े और ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार सकते हैं, और जो हाई लेवल माइक्रो डिसइंफेक्टेंट होते हैं वो हम यूज़ करते हैं ओटी में, ताकि हम इक्विपमेंट्स को स्टेराइल कर सकें, क्योंकि वो ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार ही देते हैं। ठीक है। फिर थर्मल डिसइंफेक्टेंट होता है। थर्मल डिसइंफेक्टेंट में 100 डिग्री के नीचे हम डिसइंफेक्शन करते हैं, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर पे डिसइंफेक्शन नहीं होता, 100 डिग्रीज के अंदर ही डिसइंफेक्शन होता है। समझ में आया आपको? डिसइंफेक्शन लो लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, हाई लेवल। लो लेवल डिसइंफेक्टेंट्स में आता है जैसे लाइजॉल हो गया, ये लो लेवल होते हैं। हाई लेवल में आता है फॉर्मल्डिहाइड, ग्लूट्राल्डिहाइड, ये सब हाई लेवल के होते हैं। ठीक है। और इंटरमीडिएट लेवल में आता है मैं नाम अभी याद नहीं आ रहा है, 1 मिनट में आपको बताती हूँ। सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन, सुना है आपने सोडियम हाइपोक्लोराइड? सोडियम हाइपोक्लोराइड हम इस्तेमाल करते हैं, ये एक तरीके का ब्लीच भी होता है। ब्लीच जानते हो, जो कपड़े को वाइट बना देता है? यस मैम। हाँ, Yes, तो please. जो सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन है वो इंटरमीडिएट लेवल का डिसइंफेक्टेंट है। अगर किसी के घर में किसी को कोरोना होता है, ठीक है, और उनको अपने घर को डिसइंफेक्ट करना है या उनको अपने घर को सैनिटाइज करवाना है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे पोछा लगा सकते हैं हर जगह। सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन इज़ अ वेरी गुड सोल्यूशन जो वो अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं टू सैनिटाइज देयर होम। समझ में आ रही है बात? तो ये चीज़ आप लोगों को बता सकते हैं कि जिसके भी घर में अगर कोरोना हुआ है या हो चुका है, वो अभी ख़त्म होने वाला है पीरियड उनका, और वो नेगेटिव आ चुके हैं, तो वो अपने घर में सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से पोछा लगा सकते हैं, साफ़ सफाई कर सकते हैं अपने घर को स्टेरलाइज करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए। फिर आता है स्टेरलाइजेशन। स्टेरलाइजेशन में अलग अलग टेक्निक्स होती है। एक तो हाई टेम्परेचर में आ गया मॉइस्ट हीट, स्टीम या फिर ड्राई हीट। तो जो मॉइस्ट हीट वाला है इसमें आता है ऑटोक्लेव, ड्राई हीट वाला अलग होता है। फिर लो टेम्परेचर ओजोन के हेल्प से हम स्टेरलाइज करने की कोशिश करते हैं, केमिकल्स का इस्तेमाल करके हम स्टेरलाइज करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड केमिकल। गैस का इस्तेमाल जैसे इथाइलिन ऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस। रेडिएशंस का इस्तेमाल करके गामा रेस, ई बीम, ये सब का इस्तेमाल करके स्टेरलाइज करने की कोशिश करते हैं। ये डिटेल में आप माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ोगे, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ स्टेरलाइजेशन। ऑटोक्लेव भी आप डिटेल में पढ़ोगे कि कैसे किया जाता है, कितना टेम्परेचर पे और कितना प्रेशर होना चाहिए ऑटोक्लेव के लिए। All this you're going to study in detail in microbiology. Is that clear? किस यस मैम। मैम के अंडर आता है ये यूनिट? गरिमा मैम. ठीक है। तो ये अलग अलग सॉल्यूशंस है, अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन, ग्लूट्राल्डिहाइड, आयोडोफोर्स, ऑक्सीडाइजिंग, ऑर्गेनिक एसिड्स, फिनोलिक्स, अमोनियम। प्रॉपर हैंड वॉशिंग, तो ओपनिंग ऑफ अ स्टेराइल बैग,
प्रॉपर हैंड वॉशिंग तो मैंने आपको वीडियो तो भेज दिया था सर्जिकल हैंड वॉशिंग का. इट इज़ वेरी सैड दैट वी आर नॉट एबल टू डू दिस प्रोसीजर्स इन लैब. पता नहीं अब कब खुलेंगे. स्टेराइल पैक को कैसे ओपन करना है इसका भी वीडियो मैं आपको भेज देती हूँ. सर्जिकल हैंड ग्लव्स कैसे पहनना है, स्टेराइल ऑब्जेक्ट्स को कैसे ट्रांसफ़र करना है. देखो, कवर with the help of a cover only we can transfer. टच नहीं कर सकते हम स्टेराइल ऑब्जेक्ट्स को. कैसे स्टेराइल ऑब्जेक्ट्स को फील्ड में डाल रही है, मैंने क्या बताया था कि सिरिंजेस हो गई, नीडल्स हो गई, अगर ये पैकेट के अंदर है तो मतलब ये स्टेराइल है. हम अंदर से टच नहीं करेंगे उसे, बस खोल कर टेबल पे डालेंगे. किस तरीके से ये डाल रही है, बिना टच किए, अंदर से टच नहीं होना चाहिए. ये चीटल फोर्सेप है जो पकड़ रखा है इसने, ये चीटल फोर्सेप है. विद द हेल्प ऑफ द चीटल फोर्सेप हम चीज़ों को ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे कि बैंडेजेस हो गए, ड्रेसिंग्स हो गई, इन्हें हम ट्रांसफ़र करते हैं विद द हेल्प ऑफ चीटल फोर्सेप. ये प्रिपेयर कर रहे हैं सर्जिकल साइट को. पहले सोप एंड वाटर से क्लीन किया, उसके बाद बीटाडिन से ये क्लीन करते हैं सर्कुलर मोशन में. कई डॉक्टर्स उसका भी इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल बेस रब का इस्तेमाल, वो क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का भी इस्तेमाल करते हैं. रिमूविंग एंड रीअप्लाइंग ड्रेसिंग. यू मस्ट नॉट रिमूव और रीअप्लाई ड्रेसिंग्स. मतलब ये है कि आपने जो ड्रेसिंग, जो पेशेंट को ड्रेसिंग लगी हुई थी उसको आपने रिमूव किया और उसी को वापस से पेशेंट को कवर कर दिया उसी ड्रेसिंग में. ये गलत है. अगर आप रिमूव कर रहे हो ड्रेसिंग को, आपको दूसरी ड्रेसिंग का इस्तेमाल करना है, दूसरे गॉज का इस्तेमाल करना है पेशेंट की ड्रेसिंग करने के लिए. ठीक है. हॉस्पिटल में आप ये नहीं देख सकते, आपको ये तो देखना है कि ज़्यादा रिसोर्सेज इस्तेमाल ना हो, लेकिन साथ के साथ ये भी देखना है कि इन्फेक्शन ना फैले. ये तो देखना है कि हमारे हॉस्पिटल में कम रिसोर्सेज है तो हमें उसका इस्तेमाल जो है बहुत ध्यान से करना है. और साथ के साथ आपको ये भी देखना है कि पेशेंट को इतना भी ज़्यादा ध्यान से नहीं इस्तेमाल करना है कि आपकी गलती की वजह से पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाए. अगर हमारी गलती की वजह से पेशेंट को इन्फेक्शन होता है, विच काइंड ऑफ इन्फेक्शन इज दैट? नोसोक्रोमियल. नो, नॉट नोजोकोमियल इन्फेक्शन. नोजोकोमियल तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो गया. उसके अंदर एक इन्फेक्शन आता है. कौन सा इन्फेक्शन क्रॉस. होता है? हाँ, क्रॉस नहीं होता है ये. जो डॉक्टर्स और नर्सेज की गलती की वजह से अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, विच टाइप ऑफ इन्फेक्शन इज दैट? मैम आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन. हाइड्रोजेनिक. हाँ, यस मैम, आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन. इन्फेक्शन. IATROGENIC, आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन. क्लियर है? यस मैम. यस मैम. By following such simple day-to-day practices in the operating room, we can minimize the infection rates. तो ये जो छोटी छोटी प्रैक्टिसेस है ना, अगर हम इनको सही से करेंगे, जब स्टार्टिंग में हॉस्पिटल में जब ओटी में जब स्टाफ हायर होता है ना, तो स्टार्टिंग में बहुत डांट पड़ती है, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते. हम बेख्याली में अपने ही धुन में उनको अनस्टेराइल कर देते हैं. डॉक्टर्स जो होते हैं ना, सर्जन, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिक्ट. कुछ बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि मेरे पेशेंट को
किसी भी गलती की वजह से इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि अगर इन्फेक्शन होगा पेशेंट का हॉस्पिटल में स्टे बढ़ेगा, उनका खर्चा बढ़ेगा और फिर वो वापस से उस हॉस्पिटल में नहीं आएंगे, वो कोसेंगे हॉस्पिटल को। तो सर्जन्स जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट। तो जब ओटी में जाओ तो बहुत ध्यान से रहो। और स्टार्टिंग में तो आपको, आप ये सोच के चलो कि स्टार्टिंग में ये जो आपका पीरियड है ना, पढ़ाई का जो पीरियड है, दिस इज़ योर गोल्डन पीरियड। क्योंकि एक बार जब आप हॉस्पिटल्स में काम करने चले जाओगे तब आपको कोई स्टूडेंट कंसिडर नहीं करेगा, स्टूडेंट कंसिडर करके कोई आपकी गलतियों को माफ़ नहीं करेगा, तब आपको एक स्टाफ कंसिडर किया जाएगा और आपकी हर गलती पे आपको डांटा जाएगा, हर गलती पे आपको सुनाया जाएगा। तो अभी से आप थोड़ा बहुत सीख लो, सुनना तो वैसे भी है, क्योंकि जब तक आप गलती करोगे नहीं आप आगे बढ़ोगे नहीं। सुनना तो है लेकिन कोई बड़ी बड़ी गलतियां मत करना, ठीक है? उन बड़ी बड़ी गलतियों को रोकने के लिए ही हम होते हैं, हम आपको सिखाते हैं कि इतनी बड़ी गलती मत करना कि पेशेंट की जान चली जाए। Hence, surgeon may even not rely on antibiotics for the complete result of the surgical outcome without any infective complications. तो सर्जरी स्टार्ट होने से पहले या सर्जरी के बाद भी हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देते हैं। इन्हें हम प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, क्योंकि सर्जरी से हो सकता है पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाए। तो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए जो हम एंटीबायोटिक्स देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स। So this is the end of it. I hope it is clear. अब मैं चाहती हूँ कि आप एक बार जो भी आपका टेक्स्ट बुक में जो आपके सर्जिकल एसेप्सिस दे रखा है उसके पॉइंट्स को रीड करो। अगर आपको उसमें कोई डाउट लगता है या आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता, देन वी कैन डिस्कस नेक्स्ट टाइम। आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेज देना एंड वी कैन डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास। Is that clear? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now अब तक जो भी पढ़ाया उसमें समझ में आया आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Very good. अब मैं आपसे पूछूं, What is the difference between medical asepsis and surgical asepsis? टीना शर्मा, मेडिकल एसेप्सिस और सर्जिकल एसेप्सिस में क्या फ़र्क होता है? टीना, I will not give you attendance, I'm telling you. Ma'am, may I? हाँ बोलो जूली। मैम मेडिकल में मैम हम इन्फेक्शन को मैम प्रिवेंट करते हैं मैम, और माइक्रो ऑर्गेनिल्स की जो वो नंबर्स होते हैं उनको कम करते हैं। वेरी और गुड, सर्जिकल में हम स्टेराइल करते हैं। वेरी गुड। सर्जिकल में सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और उनके स्पोर्स को Eliminate कर देते हैं। एलिमिनेट करें। वेरी गुड, वेरी गुड। So this is the difference between medical and surgical asepsis. Asepsis. Yes, ma'am. तो अभी मैं आपको दो चीज़ों का वीडियो भेजती हूँ। एक तो सर्जिकल ग्लव्स कैसे पहनना है, ठीक है, और दूसरा सर्जिकल ट्रे को कैसे खोलना हो, सॉरी स्टेराइल ट्रे को कैसे खोलना होता है, ठीक है। वो दो वीडियोस आप देखना आज आफ्टर द क्लास। नेक्स्ट क्लास इज श्वेता मैम्स क्लास, राइट? So after the class you can see those videos.
यस मैम। मैम हाँ मैम आपने जो पॉइंट्स पढ़ने के लिए दिया था वो सर्जिकल एसेप्टिक प्रोसीजर्स है। क्या? बुक में जो आपने पॉइंट पढ़ने के लिए दिया था हाँ वो एक ए बार फिर से सेप्सिस बता है ना, दीजिए। ए सेप्सिस है बुक में, हाँ, ए हाँ, सेप्सिस पूरा दिया हुआ है, उसके अंदर सर्जिकल ए सेप्सिस है यस मैम। टेक्स्ट में। हाँ वो ही पॉइंट्स मैं आपको बोल रही हूँ पढ़ने के लिए। ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम ये एक्चुअली अनाउंसमेंट स्टूडेंट्स के लिए थी। अभी एक्चुअली श्वेता मैम का ना मैसेज आया था मेरे पास। तो अच्छा मैम कहती हैं उनका कुछ कनेक्शन इशू है, तो उनके लेक्चर में हमें अपने लास्ट प्रीवियस टॉपिक्स रिवाइज करने हैं, वो क्लास नहीं लेंगे आज। अच्छा ठीक है। तो अटेंडेंस आपकी लेक्चर की भेज दें उन्हें? हाँ साथ में भेज दो। ओके मैम।